चलो हम लोग हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था नैक का, एनबीए का, इन सब का बात हम लोगों ने किया था। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और एक्रेडिटेशन एजेंसी के बारे में बताया था, एक्रेडिटेशन बोर्ड, एबी। एबी की स्थापना जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1996 में की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी दोनों की स्थापना यूजीसी और एआईसीटीई ने 1994 में किया था। और जो हमारा एबी है, एबी की स्थापना जो हुई थी वो 1996 में हुई थी। एबी की स्थापना कब हुई? 1996 में। और किसने एस्टेब्लिश किया? इसको एस्टेब्लिश करने वाली संस्था थी आपको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एस्टेब्लिश किसने किया है? आईसीएआर ने। अब चूंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट आईसीएआर ने किया है तो यह मुख्यतः जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं की ग्रेडिंग करती है। ठीक है। क्लियर है चीज? यहाँ पर जो ग्रेडिंग होती है वो किसकी होती है? जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ग्रेडिंग कौन करता है? एबी करता है। ठीक है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि भारत में जो एक्रेडिटेशन का प्रोसेस है वो वॉलेंट्री है, लेकिन कुछ स्टेट में यह मैंडेटरी कर दिया गया। जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में जो एक्रेडिटेशन है वो मैंडेटरी है, बाकी पूरे देश में ये वॉलेंट्री है। ठीक है। लेकिन इस सबके बाद भी केवल 36% इंजीनियरिंग कॉलेज और 10% मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ही एनबीए के द्वारा एक्रेडिटेड। यानी अभी भी एक्रेडिटेशन में काफी बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज एंड द कोर्सेज एक्रेडिटेड। इंस्टीट्यूशंस के मामले में तो उतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन कोर्सेज के मामले में गैप बहुत बड़ा है। ठीक है। अभी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की जो योजना है और एनपी 2020 में भी इस चीज को सामने रखा गया था कि हायर एजुकेशन के लिए एक अलग से बॉडी बनाई जाएगी, उस पर काम चल रहा है। अगली चीज जो आपके सिलेबस में है वह है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ठीक है। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो है, ओडीएल जो है, आज की डेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वे ऑफ लर्निंग है। ठीक है। सबसे पहले ओपन लर्निंग की जो शुरुआत हुई थी उसके लिए रिकमेंडेशन किसने किया था? कोठारी कमीशन ने ओपन लर्निंग कोर्सेज स्टार्ट करने का रिकमेंडेशन किया था। ठीक है। लेकिन उसके पहले दिल्ली में यह स्टार्ट हो चुका था। सबसे पहले बेसिकली के कामराज कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रपोजल डाला था कि भारत में भी एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए हमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए 1962 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। उसके बाद कोठारी कमीशन ने भी कहा कि हाँ, ये एक यूजफुल चीज हो सकता है, एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने के लिए अच्छा काम किया जा सकता है। जो 60 के बाद का दशक था, जो 70 का जो दशक आता है, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन सिस्टम जो है धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा और कई सारी जगहों पे नए इंस्टीट्यूशंस ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज स्टार्ट किए। ठीक है। लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डेंस को लेके सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उसके लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होने की बात आती है। उसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और वो कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? हैदराबाद में। ठीक है। 1986 में जो एनपीई आया उसमें फिर अगेन ओपन एजुकेशन की बात की गई थी और ओपन यूनिवर्सिटी की बात की गई थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी उसके पहले लेकिन ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। 1985 में हमारे यहाँ पहले सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई थी, इसे हम कहते हैं इग्नू। उसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एस्टेब्लिश हुई जिसका नाम है डिस्टेंस डीईसी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल भी एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वह एस्टेब्लिश हुई 1987 में। और उसके साथ साथ वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कोटा राजस्थान में ओपन हुई। उसके बाद नासिक में महाराष्ट्र में एक और यूनिवर्सिटी ओपन हुई, यशवंतराव चौहान। ठीक है। महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, यह नासिक में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं
कि पूरे देश भर में ओपन यूनिवर्सिटीज जो है वो एस्टेब्लिश होने लगे। ठीक है। नाइनटीन 86 में एनईपी आने के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लान, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो है डिस्टेंस एजुकेशन को लेके आया कि हर एक स्टेट में एक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और इसके लिए डीईसी को ऑथराइज किया गया, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को ऑथराइज किया गया कि वो स्टेट गवर्नमेंट से बात करे। इसके बाद 1992 के बाद डीईसी ने स्टेट गवर्नमेंट से बात करना शुरू किया और लगभग हर स्टेट में उस स्टेट का अपना एक ओपन यूनिवर्सिटी ओपन स्टार्ट किया गया। ठीक है। और इसके बाद 2010 में माधव मेनन कमेटी बनी थी। तो माधव मेनन कमेटी को बनाया गया था डिस्टेंस एजुकेशन के फील्ड की स्टडी के लिए। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किया कि डीईसी को इग्नू से हटा के यूजीसी को शिफ्ट किया जाए। इसके बाद 2012 में डीईसी को बंद करके, डीईसी को कैंसिल को एबॉलिश करके डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सर डीसीई या बोलिए। डीईसी? सर डीईसी को अब 2012 में अबॉलिश किया गया। हाँ, 2012 के 29 दिसंबर को ऑर्डर आया था, तो फाइनली 2013 में एबॉलिश हुआ। ठीक है। और ये फिर मिल गया इग्नू को। नहीं नहीं, इग्नू को नहीं मिला। एक्चुअली डीईसी के साथ चक्कर ये था कि डीईसी जो था वह इग्नू एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश हुआ था, यानी इग्नू एक्ट में ही डीईसी को एस्टेब्लिश करने का पार्ट था। तो इग्नू एक्ट का पार्ट होने के कारण जो डीईसी था वह अनऑफिशियली, या कह कि टेक्निकली वह इग्नू इग्नू का सबऑर्डिनेट बॉडी हो गया था। होना क्या चाहिए था कि वह रेगुलेटिंग बॉडी था, तो इग्नू उससे रेगुलेट होता, लेकिन वह इग्नू एक्ट के अंतर्गत ही एस्टेब्लिश हुआ था, तो वह कई मायनों में इग्नू का सबऑर्डिनेट बॉडी बन गया था। इसीलिए माधव मेनन कमेटी ने यह कहा कि इसको आप इग्नू से हटाइए, इग्नू के परव्यू से इसको हटाइए, इसको यूजीसी के परव्यू में डालिए। जिसके बाद 29 दिसंबर 2012 को ऑर्डर पास हुआ कि डीईसी जो है वह इग्नू को से लेकर वह यूजीसी को हैंड ओवर किया जाए। जिसके बाद यूजीसी ने डीईसी को भंग कर दिया और उसकी जगह पे 2013 में डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब क्लियर है? हाँ सर। और डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड तब तक काम करेगा जब तक कि पार्लियामेंट डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल एस्टेब्लिश नहीं कर देता। देखते हो कब तक एस्टेब्लिश होता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज है साक्षत। हाँ साक्षत सन 2006 में साक्षत करके एक एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसका टारगेट ये था कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टूडेंट्स, टीचर और एम्प्लॉइज के लिए हो। ठीक है। इसमें जो एजुकेशन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और सर इसका प्लेटफॉर्म तो ऑफलाइन ही होगा, साक्षात का? नहीं नहीं, पोर्टल था ये वेबसाइट थी। अच्छा। ठीक है। जैसे जो कंटेंट डेवलपमेंट का जो काम था वो सीएससी को दिया गया, कंटेंट एडवाइजरी कमेटी को दिया गया, और नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है इसके साथ जुड़ा, जिसके द्वारा कि पूरे देश भर के यूनिवर्सिटीज को और बाकी सबको इसके साथ जोड़ने का प्लान था। ठीक है। सीईसी की फुल फॉर्म क्या बताया सर? सीएसी, कंटेंट। कंटेंट एडवाइजरी कमेटी, सीएसी, सीसी नहीं, सीएसी, कंटेंट एडवाइजरी एडवाइजरी कमेटी, सीएसी था, जिसका काम था इसके लिए कंटेंट को एडवाइज करना कि क्या क्या कंटेंट इसमें होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं वैल्यू एजुकेशन की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन की फील्ड में हम देखेंगे वैल्यू एजुकेशन किससे कहते हैं, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है।
हम्म, तो वैल्यूज किसे कहते हैं, इसकी चर्चा ऑलरेडी एक बार हम लोग कर चुके हैं। तो वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल कन्विक्शंस, आइडियल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ which act as a general guide to behavior or as a reference point in decision making. Values are belief about what is right and what is wrong and what is important in life. So values basically क्या है? सोसाइटी के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग, सोशल सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्या सही और क्या गलत है, इसी की बात वैल्यू करता है। तो बेसिकली अब मोरालिटी की बात करता है। तो मोरालिटी जो होती है वो केवल एक ही फील्ड में नहीं होती है, वो जीवन के हर फील्ड का अपना एक मोरल सेटअप है, अपना एक वैल्यू सेटअप है। उसकी पढ़ाई हम कहाँ करते हैं? वैल्यू एजुकेशन में करते हैं। जैसे अब इन्वायरमेंट वाले जो बच्चे हैं उनको इन्वायरमेंट का वैल्यू एजुकेशन होता है। इन्वायरमेंट के फील्ड में भी हमें वैल्यू एजुकेशन पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में है और पेपर 2 में भी है। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट स्पेसिफिक वैल्यू एजुकेशन है कि इन्वायरमेंट की जो वैल्यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को दिया जाता है। तो ऐसे ही वैल्यू एजुकेशन जो होता है वह एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर को तय करता है। यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिसके द्वारा स्टैंडर्ड बिहेवियर तय होता हो, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो, उस उन प्रिंसिपल्स को हम वैल्यूज कहते हैं और उनकी जो टीचिंग होती है उसे हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। क्लियर है चीज? श्योर है? ये चीज क्लियर सर है? आईटी सर आईटी में वैल्यू एजुकेशन क्या होगा? आईटी में भी वैल्यू एजुकेशन है। क्राइम मतलब ये बहुत सी चीजें हैं। इमोरल जो प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी इमोरल प्रैक्टिसेस होती हैं, कौन कौन सी मोरल हैकिंग। प्रैक्टिसेस होती है, हैकिंग वगैरह जो है वो सब इमोरल में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए कई बार आजकल इथिकल हैकिंग भी पढ़ाई जा रही है। फिर कंप्यूटर का ऐसा इस्तेमाल जिससे समाज को नुकसान हो सकता हो। ठीक है, तो यह सब जो होगा इमोरल हो जाएगा। तो कंप्यूटर का ऐसा इस्तेमाल जो समाज को लाभ पहुंचाता हो, ये वैल्यू एजुकेशन का पार्ट हो जाए, उसके वैल्यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। The value education is defined as the process by which the people give moral values to the others. It can be seen as an activity taken place in an institution or an organization in which people are assisted or helped by others who are elder or have more experience or have an authority over the people. This activity of value education will be used to make an individual better, and it is important to assess the result of it in order to see the long-term well-being of the individual and the others. So value education एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति में, एक बार अपना माइक बंद कर लो, जिसके द्वारा कि आप किसी दूसरे व्यक्ति में वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को इम्पार्ट करते हैं। क्लियर है? वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप किसी दूसरे व्यक्ति में मोरल वैल्यूज को इम्पार्ट करते हैं। चीज क्लियर है? श्योर है? सो यह सामान्य तौर पे जो एल्डर्स होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, जो अथॉरिटीज होती हैं, वह करते हैं। अब वैल्यू एजुकेशन देने का तरीका क्या हो सकता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से इम्पार्ट किया जाएगा। तो वैल्यू एजुकेशन इम्पार्ट करने का जो बेस्ट वे होता है वह होता है कि जो भी वैल्यू आप देना, जो भी आप मोरल वैल्यू टीच करना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली उन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करके दिखाएं कि आप भी उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें गांधी जी की एक स्टोरी से मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति जो है गांधी जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बेटी आपकी सारी बातें मानती है और ये मीठा बहुत खा रही है, तो आप इसको बोले कि मीठा थोड़ा कम खाया करे या ना खाए। तो गांधी जी ने उस आदमी को कहा कि ठीक है, मैं इसे बोलूंगा, मना करूंगा। और वो बच्ची गांधी जी की सारी बातें मानती। आप इसे ना 1 महीने के बाद मेरे पास लेके आओ या 15 दिन के बाद मेरे पास लेके आओ। तो 15 दिन के बाद वो लोग फिर गए गांधी जी के पास। तो गांधी जी ने कहा कि अभी 1 मिनट रुको, आपने इसको 15 दिन के बाद और लेके मेरे पास आना। ठीक है, फिर 15 दिन के बाद लोग लेके गए गांधी जी के पास। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, 15 दिन के बाद और लेके आना। उसके बाद फाइनली गांधी जी ने उस बच्ची से कहा कि बेटा तुम मिठाई खाना छोड़ दो, कम कर दो। बच्ची ने कहा ठीक है, आपने कह दिया, मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची ने क्या कहा? आपने कह दिया, मैंने छोड़ दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
बात समझ रहे हो? अब लोगों ने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई आपने अभी जो ये बात कही, ये बात तो आप ऐसे भी कह सकते थे। ये बात तो आप इस बच्ची से डायरेक्टली भी कह सकते थे, ठीक है? तो आपने उसको उसी दिन क्यों नहीं कहा? तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखो उस बच्ची को मैं जो मना करने वाला हूँ, वो काम तो मैं खुद कर रहा था, मैं खुद मिठाई खा रहा था, तो मैं उसको कैसे कहता कि तुम मिठाई मत खाओ? ये तो मेरे लिए इमोरल हो जाएगा ना, ये तो इमोरल प्रैक्टिस है कि भाई मैं कोई कोई काम खुद कर रहा हूँ, कोई दूसरा कह रहा है तो मैं उसे रोकने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने खुद मिठाई छोड़ा, फिर उस मिठाई के छोड़ने का मेरे शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है मैंने यह देखा। उसके बाद मैंने उस बच्ची को बोला कि भाई तुम भी मिठाई मत खाओ। तब जाके उस बच्ची पे उसका उनकी बात का असर पड़ा, उसने भी मिठाई खाना बंद कर दिया। तो मोरल जो वैल्यूज होती है उनकी टीचिंग कुछ इसी तरह से होती है कि आप पहले उन वैल्यूज को प्रैक्टिस करके दिखाते हैं और तब जाके आप लोगों से कहते हैं कि वो भी उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करें और उनको स्वीकार करें और उन्हीं वैल्यूज के अनुसार वो चलें। एक तरीका होता है खुद वैसे ही बन जाना, करके दिखाना। दूसरा होता है कहानियों के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा। तीसरा होता है प्लेस के द्वारा। बट नॉर्मल क्लास के माध्यम से हम टेक्स्ट बुक के द्वारा वैल्यू एजुकेशन नहीं दे सकते। बिना उदाहरणों के वैल्यू एजुकेशन देना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज? अब देखिए जॉन डेवी ने इसको डिफाइन करते हुए क्या कहा कि वैल्यू एजुकेशन मीन्स प्राइमरली टू प्राइज टू स्टीम टू अप्रेज holding it dear and also the act of passing judgment upon the nature and amount of its value as compared with something else। ठीक है, तो जॉन डेवी ने वैल्यू एजुकेशन को नेचर के साथ जोड़ के रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। और अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो जितने भी एंशियंट कल्चर्स हैं, चाहे भारत हो या जो आपको हम पेगन कल्चर कहते हैं यूरोप का, यानी ईसाइयत के पहले का जो कल्चर है, अमेरिका का जो ईसाइयत के पहले कल्चर है, जैसे माया सभ्यता हो गया, एज़टेक सभ्यता हो गया, ये सब कल्चर जो हैं, इन सब की अपनी सर्टेन एक वैल्यूज थी, नॉर्म्स थे, उनको वो लोग फॉलो करते थे। हमारे यहाँ आज भी बहुत सी वैल्यूज फॉलो होती हैं। तो वैल्यू एजुकेशन जो था वो सामाजिक व्यवस्था के बनाए रखने के लिए वैल्यू एजुकेशन बहुत ज्यादा आवश्यक था। इसलिए मोरालिटी टीच की जाती थी और मोरालिटी टीच नहीं की जाती थी क्योंकि गुरुकुलों के माध्यम से भारत में शिक्षा होती थी। तो वहां पे मोरल जो टीचिंग होती थी, बच्चा चूंकि टीचर के साथ ही रह रहा है तो टीचर कैसा है उसको देख के और सीख रहा है। तो सामान्य तौर पे अलग से किसी वैल्यू एजुकेशन का कोई आवश्यकता वहां पे नहीं थी। या फिर बच्चा परिवार में रहता है तो अपने परिवार के लोगों को देख के सीख रहा है। इसलिए हमारे यहाँ शुरुआती समय में वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। बट समय के साथ क्या रहा, परिवार बिखरने लगे, परिवार टूटने शुरू हुए, गार्जियनशिप कम होने लगा। अब ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, उसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसमें कोई डाउट? प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज द विलिंगनेस टू यूज वंस नॉलेज एंड स्किल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। शिक्षित व्यक्ति की पहचान यह है कि वह व्यक्ति अपने ज्ञान का, अपनी जानकारी का इस्तेमाल समाज की समस्याओं के समाधान के लिए करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने नॉलेज का उपयोग समाज की समस्याओं के समाधान के लिए करता है, तभी उसे हम शिक्षित मानेंगे प्लेटो के अनुसार। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने नॉलेज का उपयोग समाज की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तभी करेगा जब वो समाज की वैल्यू को समझेगा। और यहीं पर आकर हमारी वैल्यू एजुकेशन की इंपॉर्टेंस आती है। भारत में अगर हम वैल्यू एजुकेशन के डेवलपमेंट्स को लेकर बात करें तो सबसे पहले एक्चुअली जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें वैल्यू एजुकेशन को वैल्यू नहीं दी जाती थी।
तो वैल्यू एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं। सबसे पहले भारत में अगर हम बात करें तो 52-53 में जो नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बना, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर जोर दिया गया कि एजुकेशन का एक गोल, एक महत्वपूर्ण गोल जो होना चाहिए वो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, वो बच्चों के कैरेक्टर को इंप्रूव करना होना चाहिए। ठीक है। 1962 के यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन ने कहा 1962 के यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि इफ वी एक्सक्लूड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग इन आवर इंस्टीट्यूशंस वी वुड बी अनट्रू टू आवर होल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को बाहर कर देते हैं, यानी वैल्यू एजुकेशन, मोरल स्टडीज को बाहर कर देते हैं, तो यह हमारे पूरे इतिहास के साथ एक अन्याय होगा। 1964-66 के कोठारी कमीशन ने कहा कि डायरेक्ट मोरल इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। ठीक है। जिसके लिए सप्ताह में 1 या 2 कक्षाएं होनी चाहिए। क्लियर ये चीज? स्कूल में हर सप्ताह 1 या 2 कक्षाएं मोरल एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। ये चीज क्लियर है? ये किसने कहा? ये कहा कोठारी कमीशन ने। और कोठारी कमीशन ने इसके लिए श्री प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट जो 1959 की थी उसको आधार बनाया। उसी को उसके साथ सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि हाँ, हमारे देश में मोरल एजुकेशन की जरूरत है और हर स्कूल में सप्ताह में 1 या 2 कक्षाएं मोरल एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। एनपी 1986 ने फिर से यहाँ पर सोशल और मोरल वैल्यूज को इंक्लूड करने की बात की। एजुकेशन में सोशल और मोरल वैल्यूज भी इंक्लूड किया जाए, इसकी बात। ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे भारत में मोरल एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। अब 1986 के बाद 1992 का जो प्लान ऑफ एक्शन आया, जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, उसमें वैल्यू एजुकेशन के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनको स्कूल करिकुलम में इंक्लूड करने की बात हुई और धीरे धीरे उसमें शामिल करने का भी प्रयास हुआ। फिर 1999 में जो चौहान कमीशन था, चौहान कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें भी वैल्यू एजुकेशन को लेकर चर्चा की गई कि हमारा जो करिकुलम होना चाहिए, हमारा जो एजुकेशन होना चाहिए, वो वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए। उसके बाद जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2000 में लॉन्च हुआ, उसमें यह था कि वैल्यू एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में शामिल किया जाए। 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में यह था कि वैल्यू एजुकेशन को हम किसी भी तरह से अपने एजुकेशन प्लान में शामिल करें। ठीक है। और एजुकेशन फॉर पीस एज वन ऑफ द नेशनल एंड ग्लोबल कंसर्न, शांति के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा जो है एक राष्ट्रीय और वैश्विक कंसर्न है और इसके लिए उसमें मोरल वैल्यूज को शामिल करना, वैल्यू एजुकेशन को शामिल करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब वैल्यू एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है, इसकी बात कर लेते हैं। सोसाइटी में आ रहे जो परिवर्तन है, जो निगेटिव परिवर्तन है, उन निगेटिव परिवर्तनों को रोकने के लिए वैल्यू एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है गाइस? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ये चीज क्लियर है ना? सर आपने कहा कि 2005 के फ्रेमवर्क में वैल्यू एजुकेशन को करिकुलम में डाल दिया गया कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग, और ये सप्ताह में 1 या 2 दिन क्लास नहीं नहीं, मैंडेटरी। 2005 में नहीं, कोठारी कमीशन ने यह कहा कि जो 1959 की प्रकाश कमीशन की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट से सहमति जताते हुए, ठीक है, उन्होंने यह कहा कि स्कूलों में हर सप्ताह 1 या 2 कक्षाएं
वैल्यू एजुकेशन की भी होनी चाहिए। उन्होंने कब कहा था? 1964-66 में। 1966 में कमेटी की रिपोर्ट आई थी और 1964 में कमेटी बनी थी। तो उन्होंने उस समय यह रिकमेंड किया था कि सप्ताह में 1 या 2 दिन कक्षाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें मोरल इंस्ट्रक्शन, वैल्यू एजुकेशन दी जाए बच्चों को। और इसके लिए उन्होंने श्री प्रकाश कमेटी, जो जिसकी रिपोर्ट 1959 में आई थी, उनकी रिपोर्ट के साथ उन्होंने सहमति दर्ज की कि हाँ भाई, हम उससे सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए। बट हुआ नहीं। उसके बाद भी कई बार इस तरह का प्रपोजल आया जिसमें कि इसके प्लान किया गया कि भाई मोरल एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन को करिकुलम में शामिल किया जाए, नेशनल करिकुलम में। बट ऐसा हो नहीं पाया, सही ढंग से लागू नहीं हो पाया। एनपी 1986 में, पहले एनपी 1968 आया, उसमें भी ठीक से लागू नहीं हुआ। फिर एनपी 1986 आया तो वहां भी इस बात की चर्चा हुई कि मोरल एजुकेशन को अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ, यानी अपने करिकुलम में इंटीग्रेट किया जाए, बट नहीं हुआ। फिर जब आपको प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, तो अगेन इस बात की चर्चा हुई कि करिकुलम में, जो स्कूल करिकुलम है और जो करिकुलम है ओवरऑल, उस करिकुलम में वैल्यू एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाए। बट अगेन उसमें बहुत ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। ठीक है, विशेषकर सेकेंडरी एजुकेशन तक मोरल एजुकेशन को आपके सिलेबस में इंटीग्रेट करने की बात थी। उसके बाद जो चौहान कमेटी रिपोर्ट थी, उसने भी मोरल एजुकेशन को लेके यही कहा कि इसे हमारे करिकुलम में इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वैल्यू एजुकेशन के, उस सबको हमारे करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन फिर भी उस पर काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में यह कहा गया कि वैल्यू एजुकेशन को इंटीग्रेट किया जाए, किस चीज में? करिकुलम के साथ। फिर 2005 का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसमें भी इस चीज पे जोर दिया गया, क्योंकि एजुकेशन, शांति के लिए शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो अगेन शांति के लिए शिक्षा तभी होगी, यानी शिक्षा का उपयोग शांति के लिए तभी होगा जब शिक्षा के साथ वैल्यूज या मोरल वैल्यूज जुड़ी रहेंगी। तो वहां भी वैल्यू को इंटीग्रेट करने की बात हुई, बट ओवरऑल वैल्यूज कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाए। ठीक है, इसके कई कारण रहे, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जो ही आप वैल्यूज की बात करते हो, त्यों ही सबका ध्यान इस चीज पे आता है कि हम बात कर रहे हैं एक खास अ, अ, मतलब वे ऑफ लाइफ की, जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है। इसलिए भी बहुत से लोगों ने जो शिक्षा में शामिल थे, उन्हें ये लग रहा था कि जो वेस्टर्न चीजों को भारतीय शिक्षा में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ही आप वैल्यू एजुकेशन लागू करोगे, फिर वो चीजें वहां से बाहर होने लगे। इस डर से भी बहुत सारे लोगों ने वैल्यू एजुकेशन को शामिल करने से मना किया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अब कुछ चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला, स्वयं तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ज्ञान जानते हो, ज्ञान क्या होता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ज्ञान, GIAN, ज्ञान। Gyan aims at tapping the talent pool of scientists and entrepreneurs internationally to encourage their engagement with the institutes of higher education in India, so as to augment the country's existing academic resources, accelerate the pace of quality reforms, and elevate India's scientific and technological capacity to global excellence. It is proposed to सर initiate the... स्लाइड सर स्लाइड स्टैटिक है, स्लाइड से ही पढ़ रहे हैं ना? नहीं, मैं स्लाइड नहीं पढ़ रहा हूँ। स्लाइड तो आपका स्टैटिक है। ठीक है, चलिए इसके बाद से कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं, उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारे लिए ज्ञान।
ज्ञान जो है इसका काम है, इसको इसलिए तैयार किया गया, इस नेटवर्क के को तैयार करने के पीछे रीजन क्या है कि हम इसके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय टैलेंट पूल है, जो इंटरप्रेन्योरशिप है, उसको हम एक साथ जोड़ सकें ताकि भारत में एजुकेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव किया जा सके। यानी पूरी दुनिया भर से एकेडमिशियंस और इंटरप्रेन्योर्स को भारत के एजुकेशन के साथ जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए प्लान किया गया ताकि भारत के एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कैंपस कनेक्ट। तो कैंपस कनेक्ट क्या है बताइए। आपको NMEICT पता है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि ICT का जो पोटेंशियल है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के लिए, उसको टैप करने की बात जो है इस माध्यम से की जाती है। इसके दो मेजर कंपोनेंट है। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है कंटेंट जनरेशन का। इसके दो मेजर कंपोनेंट हो जाते हैं। पहला होता है कंटेंट जनरेशन, और इसका दूसरा पार्ट हो जाता है हमारे लिए कनेक्टिविटी टू इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। यहाँ पे यह है कि पूरे भारत भर के 419 यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस और 25,000 से अधिक कॉलेजेस को, ठीक है, कनेक्टिविटी देने की बात। और इसे कैंपस कनेक्ट कहा गया कि पूरी इन सभी इंस्टीट्यूशंस को हम इंटरनेट की फैसिलिटी, फ्री इंटरनेट, फ्री वाईफाई फैसिलिटी देंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई में और बेहतर ढंग से हेल्प हो सके। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट थिंग, मैंडेटरी एक्रेडिटेशन। नैक ने MHRD, अब जो MHRD बदल चुका है, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, MHRD के पास एक प्रपोजल डाला था रूसा के अंतर्गत। उसने यह कहा कि नेशनल क्वालिटी रेनेसेंस, नेशनल क्वालिटी रेनेसा इनिशिएटिव, यह एक प्रपोजल किसका है? नैक का प्रपोजल है, जिसमें देश भर के इंस्टीट्यूशंस के लिए क्वालिटी ग्रेडिंग को मैंडेटरी करने की बात की गई थी। ठीक है। और इसके द्वारा भारत में एजुकेशन के फील्ड में, स्पेशली हायर एजुकेशन के फील्ड में क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की गई थी। ठीक है, ये चीज क्लियर है? सर मैं बीच में थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूं? बोलिए। सर ज्ञान आपने जो बताया वो यही बताया ना कि जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उनसे कोलाब्रेशन, मतलब जो बच्चे हमारे स्कूल में थे जो साइंस की तरफ या जो ज्यादा बेहतर थे, उसको इसमें जोड़ने की बात कही गई है ना? नहीं 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 नहीं, इसमें पूरी दुनिया भर में जो इंडियन कम्युनिटी है और नॉन हाँ। इंडियन कम्युनिटी भी है, जो साइंटिस्ट हैं, जो इंटरप्रेन्योर हैं, उनको हम्म। भारत के एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने की बात की गई। यानी यह पूरे दुनिया भर में जो एकेडमिशियंस है और इंटरप्रेन्योर हैं, मेनली इंडियन, उनका एक नेटवर्क बनाने की बात की गई है ताकि उसके द्वारा भारत के एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सके। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है, कोई भी साइंटिस्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर फील्ड की बात की जा रही है? नहीं, किसी फील्ड का हो सकता है। ठीक है। बस एक ही कंडीशन है कि उसके कोलैबोरेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। उसे अब कोलैबोरेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट
लास्ट सर आपने बोला था ये रूसा ने, एन ये लिखा क्या है सर आपने? एन क्यू NARINGRI? आर NQRI, रूसा ने नहीं। रूसा के अंतर्गत, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा मिशन के अंतर्गत नैक ने MHRD को, उस समय MHRD हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, MHRD के पास NQRI के लिए प्रपोजल डाला, जिसमें भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, उनके मैंडेटरी क्वालिटी ग्रेडिंग की यानी एक्रेडिटेशन की बात की गई। इसके और भी फीचर्स हैं, लेकिन मेन था कि क्वालिटी ग्रेडिंग जो है वो मैंडेटरी की जाए, ताकि उसके माध्यम से भारत का जो एजुकेशन का क्वालिटी है उसे हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। और NQRI का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्वालिटी रेनेसा इनिशिएटिव। नेशनल क्वालिटी रेनेसा इनिशिएटिव। ठीक है। क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर क्या आवाज नहीं आ रही इसने? हाँ, मैंने कहा सर अच्छा ओके सर। ठीक है। तो इससे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वह है उन्नत भारत अभियान। शायद इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। उन्नत भारत अभियान में क्या है कि जो IITs हैं, IASCR हैं, जो NITs हैं, वह गांवों को अडॉप्ट करेंगे और उनके लिए एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे, ताकि उनके द्वारा उन गांवों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और उसमें लोगों को शामिल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया? उन्नत भारत अभियान। ठीक है। इसमें वाटर मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, ये सब चीजें इसमें शामिल करने की बात की गई थी। ठीक है ना? क्लियर ये चीज? उसके बाद से साक्षर भारत प्रगति, मतलब नहीं है हमें। चलो, तो ये सब चीजें जो हैं हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना? तो इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो आप आराम से हायर एजुकेशन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और करंट से इसमें एक दो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। हायर एजुकेशन में करंट के क्वेश्चन होने ही होने हैं। साथ ही जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से क्वेश्चन होते हैं, तो उसकी लिस्ट में आप लोगों को एक दो दिन में मेल कर देता हूँ। ठीक है। तो चलिए इस चीज को, इस टॉपिक को हम लोग यहीं रोकते हैं और फिर कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं।